Okay, so let us discuss the homework question now. देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें मुश्किल आ रही है तो एक फिगर फॉर्म में शो कर लेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है। देखते हैं। When 0.15 kg of आइस जो है 0 डिग्री पे है, इज मिक्स्ड, यानी दो चीजों को वो मिक्स कर रहा है। हमारे पास पहली चीज है, बना लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास आइस क्यूब्स हैं, तो मास दिया हुआ है 0.15 kg आइस, ठीक है ना। और ये आइस देखिए किस टेम्परेचर पे है, ये है 0 डिग्री। अब आप पूछेंगे 0 डिग्री पे तो ये आइस मेल्ट कर जानी चाहिए थी, 0 डिग्री पे तो पानी बन जाना चाहिए था। अब रिकॉल करो पिछली बार क्या पढ़ाया था, क्या 0 डिग्री पे आया आप आइस को, वो अपने आप 0 डिग्री पे आके मेल्ट कर जाएगी क्या? नो सर। पे लाने के बाद उसको अगर आपको मेल्ट कराना है तो आपको थोड़ी सी हीट और देनी पड़ेगी। क्या कहलाती है वो थोड़ी सी और हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ, वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अभी ये आइस सॉलिड फॉर्म में है, आइस का मतलब ही है कि ये सॉलिड। लिक्विड बनाने के लिए इसको आपको थोड़ी सी हीट और देनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है हमारे पास? सेकेंड थिंग इज वाटर एट 50 डिग्री से, तो मास है 0.3 kg वाटर और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री से। ये गर्म है, दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड। तो एक गर्म चीज है, एक ठंडी चीज है, और वो कह रहा है कि इनको मिक्स कर दिया, यानी इसका ये गर्म पानी आइस में डाल दिया। इमेजिन करो आपके पास एक कंटेनर में आइस थी, आप उसमें गर्म पानी डाल दें। ये हॉट वाटर ये हीट गेन करेगा या हीट लूज करेगा, जरा बताना। लूज करेगा। इट विल लूज, हीट लूज। और आइस जो है वो हीट गेन करेगा। इट विल गेन हीट गेन, ठीक है ना। और हमारा कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल कहता है ये सब कुछ वो एक कंटेनर के अंदर कर रहा है, कहीं उसने ये तो बताया नहीं कि कोई हीट बाहर जाएगी नहीं जाएगी, तो हम मान के चलेंगे कि बाहर कोई हीट नहीं है। जितनी हीट इसने लूज करी उतनी ही हीट इसने गेन करी। कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट लगाएंगे कैलोरीमेट्री का। हीट लॉस्ट, Q लॉस्ट इज इक्वल टू Q गेन। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट। अब हुआ क्या है, फाइनल टेम्परेचर दिया है उसने 6.7 डिग्री। अब देखो, ये जो पानी था गर्म था, इसने हीट लूज करी तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम हो गया। कितना हो गया? पानी जो गर्म पानी था वो ठंडा होके कहां तक आ गया? 0 डिग्री। 6.7 6.7 डिग्री। भाई क्वेश्चन तो रीड कर लो कम से कम। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और आइस 0 डिग्री पे थी, आइस 0 डिग्री पे थी, उसमें आपने गर्म पानी डाल दिया तो वो मेल्ट करी होगी। पहले तो गर्म पानी डालने से वो मेल्ट कर गई होगी, और मेल्ट करने के बाद पानी बना होगा, फिर वो पानी धीरे धीरे गर्म होगा, तो ये गर्म होकर 6.7। फाइनली इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों चीजों का टेम्परेचर सेम हो गया, गर्म वाला ठंडा हो गया, ठंडे वाला गर्म हो गया, और फाइनली दोनों बराबर। पहले देखिए 50 गर्म था, आइस 0 ठंडी थी। देखो ऐसे समझो, एक ऊपर है एक नीचे, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, और ये कहीं जाके मिल रहा है। आइस 50 डिग्री से, सॉरी, गर्म पानी 50 डिग्री से ठंडा होते होते नीचे आ रहा है। आइस मेल्ट करके पानी बन के गर्म होके ऊपर जा रहा है, और ये एक टेम्परेचर पे मीट कर जाए, ठीक है ना। ये एक टेम्परेचर पे मीट कर जाएंगे। कितना दिया हुआ है वो टेम्परेचर? 6.7 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन जो भी था उसको मैंने फिगर फॉर्म में शो कर दिया। इससे थोड़ा सा मेरे को खुद भी हिंट मिलेगा, हाँ मैं क्या करूं। फिगर से मुझे समझ में आ रहा है इसने हीट लूज करी क्योंकि ये ठंडा हुआ है। 50 डिग्री से पानी 6.7 डिग्री पर आया है, ठंडा हुआ है, यानी हीट लूज करी होगी। और आइस 0 डिग्री से 6.7 डिग्री पे चली गई। एक तो पहली चीज, 0 डिग्री से आइस सीधा 6.7 पे नहीं गई होगी, पहले 0 डिग्री पे आइस जो है वो मेल्ट करी होगी, वाटर बना होगा, और फिर वो वाटर गर्म होके 6.7 पे आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन।
हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। हीट लॉस्ट यहाँ पे हम अलग से निकाल लेते हैं, इसने कितनी हीट लूज कर। क्या फॉर्मूला होता है हीट लॉस या हीट गेन का? MS MS delta T. delta T. ms डेल्टा टी। तो मास बताओ कितना है? व्हाट इज द मास ऑफ हॉट वाटर? 0.3 0.3. 0.3। पानी की स्पेसिफिक हीट दे रखी है 4200. 4200. 4186। हम 4200 राउंड ऑफ करके लेते थे। एक्चुअल वैल्यू देखो इस बार क्वेश्चन में उसने दे रखी है 4186। स्पेसिफिक हीट ऑफ पानी इज 4186 जूल पर केजी डिग्री। न्यूमेरिकल्स में इसको आसान बनाने के लिए आप 4200 भी ले सकते हो, पर इस बार नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने लिखा है 418। तो पानी की स्पेसिफिक हीट 418 और डेल्टा टी कितना हुआ है पानी का, गर्म पानी का? 43.3. 43 डिग्री सेल्सियस में ही इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमने क्या फाइंड आउट करा? हीट लॉस। गर्म पानी कितनी हीट लूज करके आइस को दे रहा है। फॉर्मूला लगाया है सीधा सीधा ms डेल्टा टी, ठीक है ना। कोई कहता है इसमें लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ स्टेट चेंज थोड़ी ना हो रहा है। गर्म पानी किस टेम्परेचर पे है? 50 डिग्री पे, तब भी वो लिक्विड है। जब वो ठंडा हो गया 6.7 पे आएगा तब भी वो लिक्विड ही होगा। तो यहाँ कोई स्टेट चेंज थोड़ी ना हो रहा है। गर्म पानी पहले भी लिक्विड था, ठंडा होने के बाद भी वो 6.7 पे लिक्विड ही रहेगा। तो कोई स्टेट चेंज थोड़ी ना हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ms डेल्टा टी। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, मास दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है, डेल्टा टी निकालनी। तो ये हमारा Q लॉस्ट आ गया, इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब इसके बाद आइस जो है ये हीट गेन करेगी। आइस ठंडी है, इसको गर्म पानी डालोगे तो आइस को हीट मिलेगी। गर्म पानी में से हीट निकली जो वो आइस को मिलेगी। अच्छा, अब आइस का थोड़ा सा आपको यहां सोचना, यहाँ पे कुछ बच्चे गलत करते हैं। वो आइस को सीधा 0 डिग्री से 6.7 डिग्री पे ले जाते हैं। आइस सीधा 6.7 पे नहीं जाएगी। आइस पहले 0 डिग्री पे है, आइस पहले 0 डिग्री पे है, पहले वो आइस मेल्ट करेगी। ये आइस पहले मेल्ट करेगी, क्या बनेगा? Water. वाटर। कितने टेम्परेचर पे? 0 degree. 0 डिग्री पे आइस पहले मेल्ट करेगी, 0 डिग्री पे ही रहेगी, पर वो पानी बन जाएगा। फिर वो पानी 0 डिग्री से गर्म होकर ऊपर। तो ये वाला आप एक बार में नहीं कर सकते। यहाँ जो कॉमन मिस्टेक थी ना, बच्चे यहाँ पे भी ms डेल्टा टी लगा रहे, वो सीधा सीधा लगा देते हैं ms डेल्टा टी, और डेल्टा टी को 0 से सीधा 6.7 तक लेगा। तो एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन लिखिए, स्टार मार्क करके लिखिए कि आइस 0 डिग्री से 6.7 डिग्री तक डायरेक्टली नहीं जाएगी। पहले आइस 0 डिग्री से पानी में मेल्ट होगी, पानी पे जब वो मेल्ट होगी तो वो लेटेंट हीट वाला पार्ट आएगा, क्योंकि देखो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होता है। और एक बार वो लिक्विड बन गया, फिर आप उसको 0 डिग्री से 6.7 डिग्री पे लेके जाए। तो यहाँ पे जो हीट गेन होगी आप डायरेक्टली नहीं निकालेंगे। हीट गेन आपको दो पार्ट्स में करके निकालेंगे, Q1 प्लस Q1 ये वाला, Q2 ये वाला। यही चीज है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। जब तक हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप ये नहीं सीखेंगे, और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं आती फिर पेपर में, न्यूमेरिकल्स आएंगे, और न्यूमेरिकल्स अगर आपने अटेम्प्ट करे होंगे तो आप कॉन्फिडेंटली पेपर कर पाओ। सर Q1 प्लस Q2 होगा क्योंकि हाँ, अभी देखते हैं ना। पहले आइस को मेल्ट कराया, आइस किस टेम्परेचर पे थी? 0 डिग्री पे। आइस सीधा सीधा गर्म होके 6.7 पे नहीं जाएगी। जब तुम आइस को हीट देना शुरू करोगे तो पहले वो मेल्ट करेगी, पहले वो मेल्ट कर जाएगी पूरी को। जब वो मेल्ट कर जाएगी टेम्परेचर 0 ही रहेगा, पर स्टेट बदल जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड।
इस प्रोसेस में जो हीट देनी पड़ी उसको मैं बोल रहा हूँ Q। क्या फॉर्मूला होगा Q1 का? ml 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 f f फ्यूजन सॉलिड्स दिया हुआ है मास 0.15 और LF कितना है? सर निकालना है। ठीक है, तो LF। और अब ये इतनी हीट लेके वो पानी बन गया, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री पानी बन, और हमें तो लेके 6.7 तक जाना है। अब उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो Q2 के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? ms delta t ms डेल्टा टी। मास कितना है? 0.15 0.15 स्पेसिफिक हीट कितनी है? अब तो पानी बन चुका है 4186 4186 4186 4186, और डेल्टा टी कितना है? 6.7 6.7 ये देखिए, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। टोटल हीट गेन आइस को 6.7 तक ले जाने के लिए पहले मेल्ट करा, फिर गर्म करा, तो टोटल हीट गेन जो है वो आएगी 0.15 LF ये वाली, प्लस 0.15 4186 प्लस 0.15 इंटू 4186 इंटू 6.7। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। सर ये 0.15 LF कैसे आएगा? थोड़ा सा LF सोचो, सर, समझ में आएगा। हर चीज बता देंगे, खुद का भी तो दिमाग कहीं चलाओ ना। सर फ्यूजन। दिमाग चलाओ, पिछली क्लास का रिवाइज करा करो, थोड़ा सा सोचो, समझ में आएगा। पहले 2 मिनट अपने आप कोशिश करो, नहीं आएगा फिर बताएं। मैंने बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे लिखा है, पहले कोशिश करिए समझ। करिए, सब लोग ट्राई करिए इसको। आंसर भेजो, देखो कैलकुलेशन है बस इसमें, बाकी तो फिजिक्स में आधी दिक्कत तो बच्चों को मैथ्स की वजह से आ जाती है। फिजिक्स अपने आप में बहुत आसान है, पर आप लोग कैलकुलेशन में गलती कर देते हो, इसलिए फिर आंसर नहीं आता। हीट गेन्ड को हीट लॉस्ट के बराबर कर दो, हीट गेन हीट लॉस को बराबर कर दो, और वहां से आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब बताओ क्या दिक्कत है, कहां पे कोई डाउट बताइए। सर आपने इस क्वेश्चन में कराया क्या था? लिखा है जो कराया था, बोर्ड पे लिखा तो है जो कराया है। क्या स्टेप नहीं समझ में आया ये बताओ ना मेरे को, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? सर जो क्यू गेन में जो Q2 है सर, उसमें पॉइंट मास जो है वो 0.3 नहीं डलना चाहिए क्योंकि वाटर का। कितना वाटर बना होगा जब ये आइस मेल्ट करेगी? कितनी आइस थी? 0.15 kg आइस थी। जब ये आइस मेल्ट करेगी तो यहाँ कितना पानी बना होगा? आइस कितनी थी? 0.15 kg। जब वो मेल्ट करेगी तो पानी कितना बनेगा? 0.15। हाँ, तो ये पानी भी 0.15 kg ही होगा, और फिर वो पानी गर्म होगा, तो फाइनली 6.7 पे आएगा। तो ms डेल्टा टी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्यू लॉस्ट क्यू गेन बराबर कर रहे हैं, थोड़ा सोचिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे भी चलना है, सिलेबस भी आगे बढ़ाना है। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आंसर आप वहां से चेक कर लीजिएगा। आई थिंक क्या आंसर आ रहा है? 3.3 इंटू 10 raised to 10 to power 5 5। NF की वैल्यू आ रही है 3.3 इंटू 10 की पावर 5, और यूनिट क्या होगा? जूल per kg। जूल पर केजी, ठीक है ना। कई बार आपके स्कूल में ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से एज इट इज न्यूमेरिकल आ जाए, तो एनसीईआरटी का हर एक सॉल्व्ड एग्जांपल और एनसीईआरटी का हर एक बैक क्वेश्चन हमें अब करना है। जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं सब में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करा रहे हैं आपको साथ। मतलब असाइनमेंट नहीं तो एनसीईआरटी की बुक अरेंज कर लो आप लोग, सेकेंड पार्ट वाली बुक जो है ना वो परचेज कर लो प्लीज, पीडीएफ फॉर्म में मुश्किल होगा, तो एनसीईआरटी का पार्ट 2 जो है वो आप लोग ले लीजिए, ओनली फॉर क्वेश्चंस। हर चैप्टर के सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे अब हम,
और हर चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज है वो कराएंगे, और कुछ कुछ टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी से रीड करने के लिए भी देंगे। तो इफ पॉसिबल एनसीईआरटी का पार्ट 2, वैसे तो पीडीएफ फॉर्म में आपको ऑनलाइन फ्रीली मिल जाएगा, बट बेटर है, आप लोगों के लिए आसान रहेगा काम करना अगर आप उसको परचेज कर लें। ठीक है, नो अदर रेफरेंस बुक इज रिक्वायर्ड, वील जस्ट फॉलो एनसीईआरटी, बाकी आपको असाइनमेंट देते रहेंगे। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं आगे, आज की क्लास का आगे का टॉपिक। आज की क्लास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाना है आपको, तो प्लीज बी अटेंटिव, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा जो भी करा है, ठीक है ना। हेडिंग है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम रियल लाइफ के लिए भी और अगले 12th के लिए भी, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फेज डायग्राम। ठीक है, अब मेरा एक आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, हमारे पास पानी है, वी हैव वाटर, वी हीट इट, उसको एक ऐसी जगह ले जाते हैं, मान लीजिए जहां पे टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास एक ग्लास में पानी था, मान लो हम उसको कोई ऐसी जगह ले गए कहीं और जहां पे टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस था, क्या होगा? पानी कौन सी स्टेट में जाए एग्जिस्ट करेगा? गैस। 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 मोस्टली सब बच्चे कहेंगे कि 120 डिग्री है तो 100 डिग्री के बाद तो पानी बॉयल हो जाएगा, तो पानी गैसियस स्टेट में है। इसका आंसर है इट मे और मे नॉट बी गैसियस स्टेट। पानी किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ टेम्परेचर डिसाइड नहीं करता। पानी हो सकता है 120 डिग्री सेल्सियस पर भी, हो सकता है 120 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करे। कोई ऑब्जेक्ट किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है दैट इज डिसाइडेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर से कितना प्रेशर पड़ रहा है वो भी डिसाइड करेगा कि उसकी स्टेट क्या हो। अब नॉर्मल केस में अगर मेरे पास एक पानी का ग्लास है, ऊपर से कितना प्रेशर पड़ रहा होगा? कौन है इस पानी के ग्लास के ऊपर? एटमॉस्फेयर। ऊपर एटमॉस्फेयर है, एयर है, खुली एयर है, एयर का प्रेशर है, प्रेशर ऑन टॉप ऑफ इट इज 101,325 पास्कल, या कह सकते हैं 180। पर सपोज करिए प्रेशर कुछ और होता, आप किसी और प्लेनेट पे हैं, सपोज करिए हम कहीं और की बात कर रहे हैं, किसी और प्लेनेट पे हैं और वहां उस प्लेनेट पे टेम्परेचर 120 डिग्री है, पर पानी फिर भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि पानी लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या गैस होगा, वो टेम्परेचर के साथ साथ पानी के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो भी डिसाइड करता है। अगर प्रेशर बहुत हाई होगा तो वो पानी को गैसियस फेज में बन के उड़ने ही नहीं देगा। 120 डिग्री पे तो आप कहोगे कि पानी तो गैस बन के उड़ जाएगा, और सपोज करो ऊपर से वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर, वो प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो उसको गैसियस फेज में जाने ही नहीं देता। पानी अभी भी 120 डिग्री पर भी लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो कोई कहता है पता कैसे चलता है? तो पता हमें चलता है एक डायग्राम से। देयर इज अ डायग्राम कॉल्ड एज द फेज डायग्राम। फेज डायग्राम हमें बताता है कि किस प्रेशर पे, किस टेम्परेचर पे हमारा पानी किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इट इज अ डायग्राम बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर, इट इज नॉट अ ग्राफ, इट इज अ डायग्राम। प्रेशर और टेम्परेचर का डायग्राम है, और ये हमें बताता है स्टेट ऑफ वाटर, H2O, पानी किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग पहले सुन लीजिएगा, डायग्राम आप लोग मत बनाइए अभी, पहले सुन लीजिए। यहां पर हम प्लॉट कर रहे हैं प्रेशर, यहां पे प्लॉट कर रहे हैं टेम्परेचर। दिस इज नॉट अ ग्राफ, दिस इज अ डायग्राम। इस तरीके से कुछ ये डायग्राम बनता है। पहले एक सीधी लाइन यहां से, फिर एक लाइन हल्का सा पीछे की तरफ, और एक ये कर्व आगे। ठीक है,
ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये है गैस। ये वाला जो रीजन है पूरा, ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड फेज। इन दोनों लाइनों के बीच का जो रीजन है, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है लिक्विड स्टेट, और ये पूरा रीजन रिप्रेजेंट करता है गैस फेज। अब हम अर्थ पे, जहां हम सरफेस पे रहते हैं, वहां प्रेशर कितना है बताइए। हमारे आसपास अगर मेरे पास पानी है तो पानी के ऊपर प्रेशर कितना पड़ रहा है? Atmospheric pressure. 180 m. 180। तो इसमें जो वैल्यू है 180 यहाँ कहीं आ, दिस इज 1। और टेम्परेचर एक्सेस पे जरा आप इसको समझते हैं, ध्यान दोगे ना सब समझ में आए। टेम्परेचर एक्सेस, सबसे पहले लेट अस से टेम्परेचर हमारा बहुत कम है, -200 डिग्री, यहां से शुरू कर, -200। पानी कौन सी स्टेट में है अभी? Solid. धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इस साइड आगे बढ़ रहे हैं, इस साइड आगे बढ़ रहे हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर नहीं बढ़ा। आप एक कंटेनर में आपके पास पानी था, मान लीजिए टेम्परेचर था -200 डिग्री सेल्सियस। पानी कौन सी स्टेट में होगा -200 डिग्री सेल्सियस पे? यहां देखो, सॉलिड फेज। Solid. अब आप धीरे धीरे उसको गर्म कर रहे हो, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, -200, धीरे 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 टेम्परेचर एक्सेस पे हम आगे। क्या होगा एक पॉइंट पर आकर, ये आपका ग्राफ कौन से उसमें चला जाएगा? लिक्विड Liquid. Go into the liquid state। इस पॉइंट पर आकर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, हम सॉलिड से किस में एंटर कर गए? लिक्विड। और ऐसा किस टेम्परेचर पर हुआ? सॉलिड से लिक्विड में हम किस टेम्परेचर पर गए? 0 डिग्री। मैं नीचे ले आता हूं, तो दिस इज 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड स्टेट में एंटर कर गया। और आगे बढ़ते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50, 70, 80, 90, और आगे पहुंच। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ा। फिर आप देखेंगे आप लिक्विड स्टेट से एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप गैस फेज में चले। ये कौन से पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा? अगर मैं 100 degree. 100 डिग्री, उसके बाद आप गैस फेज में आ गए। अब आप इसको और हीट करते जाओ, 110, 150, 200, 300, कौन सा ही स्टेट रहेगा अब आगे? गैस। से आगे कोई फेज नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आप कितना भी आगे ले जाओ पानी को, 100, 200, 500, 1000, मिलियन, पानी गैस फॉर्म में ही रहेगा। तो एक चीज देखिए, पानी का जो बिहेवियर है वो सॉलिड से लिक्विड ट्रांजिशन होता है और लिक्विड से गैस ट्रांजिशन होता है। सॉलिड से लिक्विड जो ट्रांजिशन हुआ है वो 0 डिग्री पे। दिस 0 डिग्री इज कॉल्ड एज द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। इट इज द नॉर्मल मेल्टिंग। और फिर और आगे गए, और आगे गए, और आगे गए, 100 डिग्री पे लिक्विड वाले से हम जंप करके गैस में आ गए। तो दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग। कोई कहता है यही तो पता है, हमें पता है 0 डिग्री पे वो सॉलिड से लिक्विड आता है और 100 डिग्री पे वो लिक्विड से गैस जाता है। पर ये जो कुछ भी हुआ, दिस इज स्पेसिफिक फॉर 180 m प्रेशर। अगर आप किसी और प्लेनेट पे मान लीजिए रहते होते, जहां प्रेशर 180 m की जगह कुछ और होता, तो पानी की ये दोनों वैल्यूज भी बदल जाती। थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर मैं 180 की जगह 280 पे रहता होता, तो सोच लो जरा मेरा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कितना बदल जाता। तो जैसे जो माउंटेन्स पे रहते होंगे तो उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा फर्क होता होगा। सब समझ में आएगा, अभी सब कुछ समझाएंगे। ये देखिए, ये ग्राफ आपको समझाता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो पानी के, दे आर नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, दे आर फॉर 180 m। पानी का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हर प्लैनेट पे अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि हर प्लैनेट पे पानी 100 डिग्री पे बॉइल करे। चलिए देखते हैं
रियल लाइफ में हम कैसे इस चीज को यूटिलाइज करते हैं? हम कोई ऐसी जगह चले जाते हैं, मान लीजिए सर जहां अलग कैसे होगा सर, लेकिन लाइन तो सेम ही है ना। समझोगे ना, समझाऊंगा तभी तो समझ में आएगा। तो सपोज हम किसी और जगह चले जाते हैं, सपोज मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहां पे प्रेशर ज्यादा है, 2 atm इंस्टेड ऑफ 1 atm, द प्रेशर इज 2 atm। देखो अभी सब समझ में आ गया, ध्यान दोगे ना तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो ये वाला एग्जांपल भी ड्रॉ करना है 280। सब कुछ ड्रॉ कर लेना, पहले समझ लो, एंड में क्लास के एंड में जो पूरा डायग्राम होगा ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और तसल्ली से क्लास के बाद उसको बना लो। अभी क्लास में समझ लो, क्योंकि बना हुआ तो आपको ये बाद में मैं खुद इसका फोटो शेयर कर दूंगा या आप लोग स्क्रीनशॉट ले। अभी समझ लो। अब सपोज करिए ये तो हम अर्थ पे थे, मान लो हम अर्थ पे सपोज इमेजिन करो रियल लाइफ में आप कहीं और चले गए, किस मून पे चले गए या कहीं और चले गए, ठीक है ना, वहां प्रेशर कुछ और है, हम लेटेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, वहां पे प्रेशर 280, प्रेशर बहुत ज्यादा है, अर्थ का जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे डबल प्रेशर, ठीक है। वहां जाके हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। क्या है, पानी की स्टेट में है, Solid. ये गर्म करते हैं, धीरे धीरे हीट करते हैं। अभी भी कौन सी स्टेट है, सॉलिड। Solid. थोड़ा और गर्म करा तो पानी कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट। क्या कहलाता है ये प्रोसेस, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन? Fusion. रिलेटेड हीट। नहीं नहीं, हीट की बात है, प्रोसेस का नाम Melting. मेल्टिंग। अब जरा सोच के जरा देख कर बताओ, क्या ये मेल्टिंग 0 डिग्री पर ही हुई होगी या 0 से थोड़ा सा पहले होगी? थोड़ा सा पहले। तो पहले हाँ, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट अगर मैं प्लॉट करके नीचे लाऊंगा तो 0 से थोड़ा सा पहले हो जाए, यानी अप्रोक्सीमेटली -1 या -2 डिग्री से। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा ये पहले आ जाए, यानी पानी जो आइस जो 0 डिग्री पे मेल्ट करनी चाहिए थी, अब वो थोड़ा जल्दी मेल्ट कर, यानी क्या फर्क पड़ा, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो गया। चलो समझते हैं अभी और आगे देखिए। अब पानी किस स्टेट में बन गया, लिक्विड। Liquid. 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50, 100 डिग्री में पहुंच, वी हैव रीच्ड 100 डिग्री। 100 डिग्री के कौन सी स्टेट है, लिक्विड। Liquid. आगे चलते हैं 110, 120, देखो 100 पे आगे निकल चुके हैं हम 100 से आगे निकल चुके हैं, पर अभी भी कौन सा स्टेट है, लिक्विड। Liquid. नेक्स्ट पॉइंट पे हूं, आई हैव क्रॉस्ड 100, नाउ आई एम एट 150 डिग्री सेल्सियस। पर हमारा जो पॉइंट है अभी वो कौन से फेज में है, लिक्विड फेज के अंदर ही, यानी उस प्लैनेट पे 150 डिग्री पर भी पानी लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है। और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, 200 डिग्री पे पहुंचे पर अभी भी लिक्विड फेज। और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, अब जाकर बहुत आगे जाकर गैस। तो ऐसा किस टेम्परेचर पर हुआ, क्या 100 डिग्री पर ही हुआ है बॉइलिंग? नो सर। ज्यादा। ध्यान से देखिए, ग्राफ को समझिए कि इस बार जो बॉइलिंग हुई है, बॉइलिंग प्रोसेस हुआ है, यानी लिक्विड से गैस का कन्वर्जन जो हुआ है, क्या वो 100 डिग्री पर ही हुआ है? नो सर। वो बहुत आगे जाकर लेट अस से टेक सम टेम्परेचर 250 डिग्री से, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो 250 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वो लिक्विड से गैस बना है। यानी इस प्लैनेट पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 250 डिग्री सेल्सियस। वाटर 250 डिग्री तक लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ध्यान से देखिए, 100 डिग्री पर कन्वर्जन नहीं हुआ है, कन्वर्जन और आगे जाकर बहुत आगे जाकर। ये जो लाइंस हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइंस हमें बताती हैं कब कन्वर्जन होगा, कौन सी स्टेट से कौन से स्टेट। एक ये वाली लाइन है जो हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन बताती है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली। ये देखिए, जब आप इस लाइन को क्रॉस करेंगे
जब आप 1 ATM पे थे तो आपने 100 डिग्री पे ही इस लाइन को क्रॉस कर दिया। When you were at 1 ATM pressure, when you were on the earth, 1 ATM पर ही हमने जब क्रॉस करा था किस टेम्परेचर पे थे? 100 डिग्री। 100 डिग्री पे लिक्विड बन गया था गैस। पर 2 ATM पे अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, जब हम 2 ATM पे होंगे, हम पानी को गर्म करेंगे, सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से गैस कन्वर्जन जो होगा वो बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर बढ़ाने से पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है, बताओ। सर इंक्रीज हो गया उसका टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगर आप किसी ऐसे प्लेनेट पे चले जाओगे जहां प्रेशर और ज्यादा है, 3 ATM, 4 ATM, 5 ATM, वहां पानी का बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा हो जाएगा। पानी 100 डिग्री पे नहीं, 250 डिग्री पे नहीं, 500 डिग्री पे जाके बॉइल करेगा। तो देखिए इस पार्ट को समझते हैं, लिक्विड से गैस, बॉइलिंग का मतलब क्या है? लिक्विड से गैस। और ये ग्राफ आगे जा रहा है, आगे जा, यानी टेम्परेचर और ज्यादा चाहिए होगा आपको। पहले आपका जब आप 1 ATM पे थे तो आपका लिक्विड से गैस कन्वर्जन जो होता था, लिक्विड फेज से गैस फेज में आपका जो ग्राफ घुसता था लिक्विड से गैस में, वो घुसता था 100 डिग्री। 2 ATM पे चले गए तो ये अब 250 डिग्री पे हो रहा है। अगर आप 3 ATM पे चले जाओगे तो और हाई टेम्परेचर पे जाके बॉइलिंग होगी। तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाता है। सर डाउट सर, अभी सब समझ में आएगा। और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या कह सकते हैं? प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ा है? डिक्रीज थोड़ा सा कम हो गया। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा, यानी 0 डिग्री पे नहीं मेल्ट करेगी आइस, 0 से पहले ही मेल्ट करेगी। -2 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस मेल्ट करेगी। देखो ये वाला थोड़ा कम हो गया है और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़। तो पानी का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, दे आर नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट्स, दे डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन वाटर। पानी के ऊपर कितना प्रेशर है उस पे डिपेंड करता है कि पानी किस टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, किस टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग द स्टेटमेंट। H2O का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट are not universal constants, they depend upon the external pressure on water। अगर प्रेशर 1 ATM होता तो हाँ 0 डिग्री पे मेल्टिंग होती और 100 डिग्री पे बॉइलिंग होती। पर अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं हम, पानी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए थोड़ा कम हो गया। ये ग्राफ थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ गया, पीछे की तरफ, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है। ध्यान से देखो ये वाला जो पार्ट है पीछे की तरफ जा रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड से गैस में, वो आगे की तरफ जा रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, पर जब हम अगर ये बोलते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो -1 डिग्री, मतलब सर मतलब -1 डिग्री सेल्सियस में चला गया है माइनस, तो सर इसका मतलब ये है कि प्रेशर भी चेंज हो? नहीं, हम जो भी है प्रेशर को तो कभी चेंज करते ही नहीं। हम तो सिर्फ अर्थ पे जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम सिर्फ 1 ATM पे कर रहे हैं। हम सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करते हैं, हम प्रेशर को थोड़ी ना चेंज करते हैं। तुम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यू डू दैट एक्सपेरिमेंट एट 1 ATM। 1 ATM पे पानी पहले सॉलिड था, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। ऐसा किस टेम्परेचर पर हुआ है? ये वाला जो है रेड वाला कौन सा टेम्परेचर है? सर 0 डिग्री। 0 डिग्री पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। और किस टेम्परेचर पे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ? 100 डिग्री। सर मतलब मींस प्रेशर रिमेन सेम। क्या चीज? हम सेम रखते हैं। पर अब हम बात करेंगे, अभी तक तुमने प्रेशर चेंज नहीं करा, अब हम बात करेंगे प्रेशर को चेंज करके। अब तक जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें प्रेशर सेम रखा था। फिर से देखो, डजंट मैटर, टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा इस चीज को समझने में, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और नॉर्मल बंदे को ये बात पता नहीं होती।
आप किसी अपने दोस्त से पूछेंगे ना, क्लास 12th में भी होगा, वो उससे पूछेंगे कि 120 डिग्री पे पानी किस स्टेट में होगा, वो बोलेगा गैस फेज। वो ये नहीं पता बच्चों को कि पानी किस स्टेट में होगा। आप कोई न्यूज सुनते हैं, सपोज करिए कहीं किसी और प्लेनेट पे हमें पानी मिला, आपने सुनी न्यूज की साइंटिस्ट ने किसी एक प्लेनेट पे पानी डिस्कवर करा है, उस प्लेनेट का टेम्परेचर था लेट अस से 200 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल, पर वहां पे आइस मिली, पानी हमें आइस फॉर्म में मिला। अब तुम सोचो यार 200 डिग्री पे आइस कैसे मिल गई, 200 डिग्री पे हमें आइस कैसे मिल गई, या कोई भी डेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि पानी, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको 100 डिग्री पर वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है, यहां देखिए ना एग्जांपल, अगर मैं ये वाला पॉइंट चूज करता हूं, आई चूज दिस पॉइंट, व्हाट इज द प्रेशर एट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, 2 atm. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, 150 175. ले लो चलो 150। इस पॉइंट पर प्रेशर है 2 atm, टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस, पानी कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, Liquid. तो नॉर्मल बंदा सोच के परेशान हो जाएगा कि 150 डिग्री पे लिक्विड स्टेट कैसे है, 150 डिग्री पे तो गैस फेज हो जाना चाहिए था। पर वो देखिए ना, प्रेशर का भी तो रोल है, प्रेशर विल आल्सो डिसाइड कि पानी किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अभी तक कोई कहता हमने तो आज तक ये नहीं सुना। हाँ ठीक है, आज तक छोटे थे आप लोग, पर अब 11th में आके फिजिक्स पढ़ रहे हो तो अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए। पानी किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन बोथ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। सर हो सकता है, अब यहां देखो, हो सकता है 0 डिग्री पे पानी स्टीम बन जाए। तुम सोचते हो, एक जगह सुनते हो कि वहां टेम्परेचर था -20 डिग्री सेल्सियस और पानी जो था वो स्टीम की फॉर्म में था, गैस फेज में था। तुम परेशान हो जाओगे, -20 डिग्री में तो हमने पढ़ा था गैस होती है, सॉरी सॉलिड होता है, आइस होती है, यहाँ तो -20 डिग्री पे पानी की स्टीम बना हुआ है। हो सकता है, हो सकता है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पे है, कितना है टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली, -20. जीरो से तो कम पर है ना, जीरो से हम कम पर है, तो -20 ले लो। पानी कौन सी स्टेट में होगा, यहाँ Gas. देखो यार, कौन सा चीज का पार्ट है ये पॉइंट कौन से उसमें आ रहा है, सॉलिड वाला ये है ऊपर, सॉलिड वाला इस ब्लू लाइन के ऊपर वाला है, ये है लिक्विड, इन दोनों के बीच का है, और ये पूरा जो है ये कौन सा फेज है, ये Gas. पॉइंट जो है, ये आप वो समझो ना, ये आपकी लाइंस हैं जो डिफरेंशिएट कर रही हैं, ये 3 लाइनें, हम कौन से फेज वाले उसमें है, ये पूरा जो नीचे वाला है ये पूरा गैस फेज है। तो -20 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, तो ये मत सोचना कि -20 डिग्री पे सॉलिड होगा। सर जहाँ -20 है वहां पे प्रेशर बहुत कम होगा। हाँ, प्रेशर बहुत कम होगा। अब ये वाला पॉइंट है, अब तुम देखो, मैं ये 2 पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ, ये 2 पॉइंट्स कंसिडर करता हूं मैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये दोनों इसी लाइन के लो, -20। बताओ पॉइंट ए पे प्रेशर टेम्परेचर कितना है, So -20. पॉइंट बी पे टेम्परेचर, दोनों पे, ए और बी दोनों पे टेम्परेचर -20 है, पर ए पर पानी कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, Gas. और बी पर, Solid. तो -20 डिग्री पे पानी गैस फेज में है और दूसरी जगह -20 डिग्री पे पानी सॉलिड फेज में। अब तुम परेशान, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि पानी किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा वो प्रेशर भी तो डिसाइड करता है। प्रेशर ज्यादा है, कम है, ए पर प्रेशर बहुत कम है, बी पर प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर इज डिसाइडिंग कि इन दोनों का स्टेट अलग अलग। इस बात को समझो कि पानी किस स्टेट में है वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मिला के डिसाइड। ये पूरा जो है रीजन, ध्यान से देखना, ये पूरा इस लाइन के नीचे वाला, इस ब्लू लाइन के नीचे वाला, मैं बाकी चीजें मिटा देता हूं डॉटेड वाली, ये देखिए, एक बार हम फिर से बना देंगे इनको, नो प्रॉब्लम।
ये हमारा डायग्राम था। पानी किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये हमारा डायग्राम। दिस डायग्राम विल टेल अस कि पानी किस स्टेट में exist करता है। ये देखिए, ये वाला जो है पूरा इस ग्राफ के नीचे जो है, ये पूरा रीजन, ये गैस है, इनके बीच का लिक्विड है, और ये वाला सॉलिड है। आज तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा था वो इस चीज को मान के पढ़ा था कि प्रेशर 1 atm ही रहता है। तो एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड टिल नाउ वाज फॉर 1 atm प्रेशर। 1 atm पे पहले सॉलिड था, आगे गए, कन्वर्जन हुआ सॉलिड से किस में, लिक्विड, किस टेम्परेचर पर हुआ ये कन्वर्जन, 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड को और गर्म करा कन्वर्जन हुआ लिक्विड से गैस में, ये किस टेम्परेचर पर हुआ, 100 डिग्री से। So these are called as the normal melting point and the normal boiling point, but these values are not same if we go to some other pressure. अगर हम 2 atm वाले पे चले जाएंगे तो आप देखिए वैल्यूज बदल जाएंगे। 2 atm वाले पे आप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा या कम हुआ है, कम हुआ, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है। और बॉइलिंग पॉइंट पे देखो क्या फर्क पड़ा, इंक्रीजेस, इंक्रीज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, बहुत आगे जाके आया, लेट अस से 250, पानी 250 डिग्री पे जाके बॉइल हुआ है, ठीक है ना। तो प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग कैसे याद रखोगे, बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ आगे जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट वाला ग्राफ पीछे। ये मेल्टिंग का प्रोसेस है ना, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, ये पीछे की तरफ बढ़ रहा है, और लिक्विड से गैस बॉइलिंग, ये आगे की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट आगे जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पीछे। अब इसका रियल लाइफ कुछ एप्लीकेशंस देख, पहले ये अलग से लिख लो, प्रेशर बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता है। प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम। और इसका उल्टा भी लिख लो, हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले प्रेशर डिक्रीज करने पर क्या, तो इसका उल्टा लिख लो, प्रेशर डिक्रीज करने पर बताओ बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, सर रिड्यूस हो जाएगा। हो जाएगा। न्यूज, क्योंकि बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था, तो प्रेशर कम करने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। इंक्रीज, तो ये लिख लो, फिर जरा इसके एप्लीकेशंस रियल लाइफ के लिए। इस ग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि पानी का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं रहते, वो बदल जाते हैं। कोई जल्दी नहीं है, दोबारा समझा देंगे, इसका रिकॉर्डिंग भी आपको देंगे। ये वाला टॉपिक ऐसा है, इसकी रिकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि एक बार में बच्चे इसको पिकअप नहीं कर पाते। तो आपके लिए बेनिफिट है, थोड़ा बहुत अगर नहीं भी समझ में आता, एक बार और देखोगे ना तो फिर जरूर समझ में। और अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करो कि समझ में आए। मैंने क्या बताया, प्रेशर बढ़ाने पर, यानी हम ऊपर चले 1 atm से 2 atm ऊपर चले, ऊपर जाने पर मेल्टिंग वाले ग्राफ पे क्या फर्क पड़ा, ये मेल्टिंग वाला पीछे की तरफ, यानी मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट वाला आगे की तरफ जा रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़। तो प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम, और इसी का उल्टा करके हो सकता है हम किसी प्लेनेट पे जाए, वहां प्रेशर 1 atm से 2 atm ना हो, उल्टा कम हो जाए। अब मून पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहां जैसे अर्थ पे तो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर का काफी प्रेशर है 1 atm। अब आप मून पे चले गए, मून पे जाके पानी का बिहेवियर बिल्कुल ही अलग हो जाए, ये 0 डिग्री 100 डिग्री तो बदल जाएंगे बिल्कुल। क्यों, क्योंकि मून पे तो प्रेशर उल्टा और कम है, ये अर्थ है अगर, तो मून तो यहाँ पे कहीं आएगा, नीचे आएगा, मून पे तो प्रेशर बहुत कम होगा, वहां तो पानी का बिहेवियर ही बदल जाएगा। तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, प्रेशर कम करने पर, प्रेशर कम करने पर क्या होगा, इसका उल्टा लिख देते हैं। प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ था, तो यहाँ उल्टा कर दो, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। सर वो जो ठंडा होता जाता, तो उस जगह पे सब वो सब मून जो है सर वो इसलिए ठंडा होता जाता क्योंकि वहाँ सॉलिड फॉर्म में रहते सब कुछ।
नहीं नहीं, पानी उधर- तो है ही नहीं यार मून पे तो पानी है ही नहीं। हम तो बात कर रहे हैं अगर बाई चांस हम लेके जाए मून पे पानी को, तो वहां पानी का बिहेवियर अलग। मून पे प्रेशर कम है, मून पे हम प्रेशर की बात कर रहे हैं कम। अभी देखो समझ रियल लाइफ एप्लीकेशन, पहले इसके एप्लीकेशन, इसको लिख लो, प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मेल्टिंग पॉइंट कम। तो इसके कुछ एप्लीकेशन लिखो, क्वेश्चन फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूं, जो भी हमने पढ़ा इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड ऑन द माउंटेन्स। एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड ऑन द माउंटेन। माउंटेन्स पर खाना बनाना मुश्किल होता है, क्यों? बताइए। सर लो प्रेशर की वजह से। कैसे प्रोसीड करें? माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स पर प्रेशर जो है एयर का कम होता है। तो माउंटेन्स की बात अगर हम करें तो माउंटेन्स इज अ रीजन वेयर देयर इज लो प्रेशर। माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती है, यानी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से कम पे चले, यानी प्रेशर जो है डिक्रीज हुआ है। ये वाला केस, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, प्रेशर माउंटेन पे कम है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज। देखो यहां से प्रेशर डिक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट भी, प्रेशर डिक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज। सर फिर कैसे फर्क पड़ा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है? ये समझ में आया, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करा है। यस सर। माउंटेन्स पर प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया। चलो ग्राफ से भी समझा देते हैं, कोई कहता है ग्राफ से भी समझाओ। चलो तो मान लो माउंटेन्स पे ऊपर की तरफ गए हैं प्रेशर या नीचे की तरफ? सर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। लेट अस से यहां पर है माउंटेन्स का ये वाला, दिस इज द प्लेस ऑफ माउंटेन। माउंटेन पे प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर से कम है, ठीक है। अब जरा देखो पानी कौन से स्टेट में है अभी? सॉलिड। आगे गए, किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड। लिक्विड। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, आइडियली लिक्विड को किस टेम्परेचर पे जाके बॉईल करना चाहिए था? 100 डिग्री 100 सेल्सियस। डिग्री। ये लिक्विड से गैस फेज में हम कितना जल्दी चले। देखिए लिक्विड से गर्म करते करते हम पहुंच गए गैस फेज, ये तो बहुत ही जल्दी हो गया। जरा खुद समझने की कोशिश करो, पहले सॉलिड में थे, सॉलिड से आगे बढ़ते बढ़ते गर्म करते करते हम लिक्विड में गए, और लिक्विड से आगे गए तो गैस फेज में ट्रांजिशन हो गया। क्या ये 100 डिग्री पे ही लिक्विड से गैस में हुआ है? नो सर। यहाँ पे जरा देखो अप्रोक्सीमेटली किस टेम्परेचर पे ही हुआ है? 50। अप्रोक्सीमेटली 50। यानी माउंटेन्स पे 50 डिग्री पर ही पानी बॉयल होता है, 50 डिग्री पर ही पानी बॉयल हो जाएगा। जो आपका लिक्विड से गैस का कन्वर्जन 100 डिग्री पे होता था, क्योंकि आप 1 atm पे थे, अब आप माउंटेन पर जो आपका लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट अ मच लोअर टेम्परेचर। तो फिर डिफिकल्टी कैसे हुई? फिर तो आसान हो गया ना। और बना के खुद जब लाइन ड्रॉ करेंगे ना तभी समझ में, बना लीजिए। लेट अस टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, आप लोग इसको बनाएं। सर तो इसमें सर डिफिकल्टी क्या हुई? फिर तो आसान हो गया। और क्या होगी? कोई बच्चा कहता है यार बढ़िया है, पानी तो जल्दी बॉयल हो जाएगा, इसमें क्या मुश्किल? सर गैस ही बच रही है। सुनो अब तुम बताओ, मान लो मैगी बना रहे, मैगी खाना अनकुक्ड रह जाएगा। सुनो तो सही, तुमने क्या करा, पानी लिया और इसमें मैगी डाली
और इसको गैस पे रखा, हुआ क्या, मैगी को बनने में 2 मिनट लगे। वो कहते हैं 2 मिनट में बन जाएगी मैगी, 2 मिनट वो पानी में रहती तो वो बन जाती, पर हुआ क्या, 15 सेकंड में तुम्हारा पानी बॉईल, पानी उड़ गया सारा। कोई कहता क्यों 15 सेकंड में क्यों उड़ गया? क्योंकि यार 50 डिग्री पे ही पानी बॉईल हो रहा है, इतनी जल्दी तुमने गैस ऑन करी, टेम्परेचर बढ़ा 30 40 50, पानी बॉईल करके खत्म हो गया, खाना तो बना ही नहीं, पानी सारा उड़ गया। खाने को बनने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए था, कुछ टाइम चाहिए था, जितने टाइम तक, अब आप देखो आप मैगी बना रहे हो, अगर उसमें आप पानी कम डालते हो तो वो प्रॉपर्ली नहीं बनती। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो जना मैगी बनाता है वो जैसे गैस विद इन वो 100 तक आने में टाइम लगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 60 70 80 90 100, अब जाके बॉईल होता, तब तक मैगी बन जाती। पर माउंटेन पे क्या हुआ, मैगी रखी तुमने बनाने के लिए, 20 30 40 50, पानी उड़ गया, खत्म। तो इसलिए मुश्किल हो, क्योंकि पानी बहुत जल्दी उड़ जाएगा, द इंटायर वाटर विल बॉईल ऑफ। लिख लो चाहे, यहाँ पे कोई कहता है मुश्किल कैसे है, तो लिख लो, द इंटायर वाटर विल बॉईल ऑफ इवन बिफोर द फूड इज प्रॉपर्ली कुक्ड। पानी पहले ही आपका सारा उड़ के खत्म हो गया, खाना बन पाए उससे पहले ही पानी खत्म हो गया। अब अगला डाउट बोलो इस पे, जब ये समझाते हैं कि पानी सारा पहले ही खत्म हो गया, तो फिर अगला डाउट क्या आता है? तो फिर ज्यादा पानी डालना पड़ेगा बनाने के लिए? हाँ ज्यादा पानी डाल लो। कोई कहता है कि यार The pressure है कुक का। सुनो तो सही, फिर कोई कहता है ज्यादा पानी डाल लो, पर बना तो लेंगे ही मैगी। हाँ मैंने ये थोड़ा ना कहा कि इम्पॉसिबल टू कुक फूड है, मैंने ये थोड़ा ना लिखा है कि इट इज, माउंटेन्स पे तो बनती है मैगी, तुम लोग जाते हो माउंटेन में मैगी मिलती है, तो ये थोड़ी ना है, तुम कोई बच्चा पूछता है हमने तो देखा है माउंटेन्स पे मैगी बनती है। हाँ हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं नहीं बनती, मैंने ये थोड़ी ना लिखा है इम्पॉसिबल, मैंने क्या लिखा है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का फिर मतलब बंदे को पानी और डालना पड़ता है, या सही से पानी, मैगी के उस पे लिखा था कि इसमें 1.5 कप पानी डालो, पर नहीं, इस आदमी को पानी ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए उस आदमी को दिक्कत होगी। तो फिर डिफिकल्ट प्रेशर कुकर के साथ ऐसा ही होता है? डिफिकल्ट होगा, इम्पॉसिबल थोड़ी ना है, बना तो लेंगे ही फिर भी। सर जब हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं तो बदल क्या जाता है फिर? देखो पहले इसकी बात करो ना यार, माउंटेन की बात करो मैगी, पहले ये वाला लिखो, Why it is difficult to cook food on the mountains, लिखिए, बना लीजिए पूरा डायग्राम, और समझिए कि 1 ATM से अब आप कम प्रेशर पर, माउंटेन इज कम प्रेशर, कम प्रेशर पर आगे जाके एक वाला ग्राफ देखो, आप लिक्विड से गैस पे चले गए हो, आप लिक्विड से गैस में चले गए हो इवन बिलो 100 डिग्री। सर ये ग्राफ सारे लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है? सबके लिए सिमिलर होता है, बट नॉट एग्जैक्टली, वैल्यू थोड़ी ना सेम होगी, सब लिक्विड्स के लिए वैल्यू थोड़ी ना सेम होगी। लिक्विड की बात नहीं है, फॉर एवरी मटेरियल देयर इज अ फेज डायग्राम, द वैल्यूज में बी डिफरेंट बट ओवरऑल बिहेवियर इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, तो इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड ऑन द माउंटेन्स, आप लोगों को समझ में आया? ग्राफ से देखिए, माउंटेन पे आप पहले सॉलिड से लिक्विड में गए, उसका तो खैर हमें कुछ नहीं करना, सॉलिड में थोड़ा ना खाना बनाते हैं, हम तो लिक्विड और लिक्विड में बनाते हैं खाना। जब मैगी बनाते हो तो ये थोड़ा बर्फ डालते हो, पानी डालते हो, तो लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड था आपका, गरम करा 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, अरे ये तो गैस बन गया, तो बहुत जल्दी गैस बन गया, बहुत जल्दी बॉईल हो गया, 50 डिग्री पे ही हो गया। अगर हम 1 ATM पर होते तो ये प्रोसेस 50 डिग्री पे नहीं हुआ होता, 60 70 80 90 100 डिग्री पे जाके हुआ होता, खाने को कुछ टाइम मिल जाता बनने। तो लिख लीजिए, ऑन द माउंटेन्स द प्रेशर इज लो ड्यू टू विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस
and the water will boil off very soon, even before the food is properly cooked. बताइए क्या डाउट है इस क्वेश्चन? ये सब थ्योरी, इस पे न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं है आज का जो टॉपिक है, देयर आर नो न्यूमेरिकल्स ऑन दिस. इस पे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. और घबराओ मत, अगर 100% नहीं भी समझ में आ रहा, जितना मैक्सिमम ग्रास्प कर सकते हो करो, दोबारा पूछ लेना, दोबारा सुन लेना, समझ में आ जाएगा. इतना कोई ये कोई वो नहीं है, क्लास 11th का टॉपिक है, कोई वही साइंटिस्ट वाली चीज नहीं है जो ना समझ. अच्छा, अब इसका एक और रीजनिंग क्वेश्चन. सेकंड रीजनिंग क्वेश्चन. It is easier to cook food in pressure cookers. It is easier to cook food in pressure cookers. प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. अब प्रेशर कुकर क्या है? प्रेशर कुकर में जब आप पानी रखते हैं, पानी बॉयल होता है, अंदर स्टीम बनती है, पर स्टीम एस्केप नहीं कर पाती कहीं, तो अंदर ही अंदर प्रेशर बिल्डअप होता जाता है. जैसे आप एक व्हील में हवा भरे जा रहे हैं, हवा भरे जा रही है, बैलून में हवा भरे जा रहे हैं, तो अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है. तो ऐसे ही प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर में जो आपने पानी रखा, इनिशियली ये बॉयल हुआ, स्टीम बनी, और स्टीम अंदर ही अंदर भरती चली जाती है. स्टीम इसके अंदर ही अंदर ऊपर जो जगह है यहाँ भरती चली. तो यहाँ पे स्टीम भर जाती है, पूरा स्टीम भर जाती है, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है. इसके अंदर प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है, 1 atm की जगह 2 atm, 3 atm, 4 atm. तो अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, तभी इसका नाम क्या है? प्रेशर कुकर. कोई कहता है क्या फायदा होता है, पर इस प्रेशर कुकर से फायदा क्या होता है? देखिए, प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो बताओ जरा, प्रेशर इंक्रीज हो गया यानी अब हम ऊपर की तरफ चले गए 2 atm पानी. प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया. पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज. पानी, अब देखो, अब मैं 1 atm पे अगर होता, अगर हम 1 atm पे होते, हम वाटर यूज करते, तो क्या होता? अगर हमारे पास खुला पैन होता 1 atm का, तो पानी किस टेम्परेचर पे बॉईल करता? 100 डिग्री सेल्सियस. अब हम 200 डिग्री, अब सॉरी, हम प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में जो प्रेशर है वो 280. प्रेशर कुकर में अंदर स्टीम बन गई है, स्टीम इकट्ठी हो गई है, प्रेशर बढ़ गया है. तो देखिए 2 atm पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 250. हाँ, 250. बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया है. कोई कहता है उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि पानी, बताना तुम लोग, बताना, पानी जल्दी बॉईल कर जाएगा या आसानी से बॉईल? आराम से करेगा. जल्दी सर टाइम लगेगा. सर टाइम लगेगा. लगेगा. जैसे 250 हो गया, यानी पानी अब आसानी से बॉईल नहीं करेगा. 100 डिग्री पे फिर भी कर जाता, पर अब तो 250 डिग्री हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाटर विल नॉट बॉईल ऑफ इजी. कोई कहता है पर इससे फायदा कैसे होगा? बहुत चीजें ऐसी हैं जहां पर, अब जैसे मैगी, मैगी तो चलो 2 मिनट में बन जाती, पर सपोज वी वांट टू कुक राइस, आप राइस बना रहे हैं या कोई और चीज बना रहे हैं जिसको टाइम ज्यादा लगता है, 15-20 मिनट लगते हैं या आधा घंटा लगता है. कोई चीज, मान लो राइस या कोई और चीज, दाल बना रहे हो, जिसको पानी में, दाल बना रहे हैं कोई, तो उसको पानी में कम से कम आधा घंटा पड़े रहना होता है, तब वो जाके प्रॉपर्ली कुक होती है. अब नॉर्मल अगर तुम खुले पैन में बनाते, तो क्या प्रेशर होता अभी पानी के ऊपर? व्हाट इज द प्रेशर? 180. 180 पे पानी किस टेम्परेचर पे बॉईल ऑफ हो जाता 100 है? डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री. 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद ये पानी उड़ने लगता.
15 मिनट में तुम्हारी राइस प्रॉपर्ली बनी नहीं, पर पानी उड़ने लगता, तुम्हें थोड़ा और पानी डालना, पानी उड़ने लगता, क्योंकि 100 डिग्री भी 5, 10, 15 मिनट में तो 100 डिग्री अटेन हो ही जाएगा। पर अब सोचो यही चीज तुम प्रेशर कुकर में कर रहे हो। प्रेशर कुकर में पानी का बॉइलिंग पॉइंट 250 डिग्री हो गया, तुम गर्म कर रहे हो, 10-15 मिनट में 100 डिग्री रीच हो, पर नहीं, 100 डिग्री पे पानी उड़ेगा, 100 डिग्री होने के बाद भी पानी उड़ा, 110 डिग्री, 120, 150, 160, 170, 180, 190, 200 डिग्री, अभी तक पानी नहीं उड़ा, राइस प्रॉपर्ली कुक हो पा रही। आधा घंटा हो गया, टेम्परेचर रीच कर चुका है 210, 220, 230, आधा घंटा हो गया, राइस बन गई, पर मेरा पानी उड़ा नहीं। तो मेरे लिए बेनिफिट क्या है? आसान है ना, ओपन पैन में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना पड़ता है या ज्यादा पानी यूज करना पड़ता है, इसमें पानी कम लगेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इट इज इजियर टू कुक फूड इन अ प्रेशर कुकर। अगर आप दाल को ओपन पैन में बनाते तो आपको बहुत सारा पानी डालते रहना पड़ता, जो कि पानी उड़ता रहता, दाल बनती नहीं, और पानी डालो, फिर उड़ गया, फिर और डालो। पर प्रेशर कुकर में दाल आसानी से बन जाती है, बारी बारी पानी डालने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो पानी उड़ता नहीं आसानी से, वो पानी बॉयल ऑफ नहीं करता। क्यों नहीं बॉयल ऑफ करता? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जब ज्यादा हो गया तो पानी आसानी से बॉयल ऑफ नहीं होगा। वी विल हैव इनफ टाइम टू कुक द राइस, दाल विल गेट इनफ टाइम टू गेट कुक्ड प्रॉपर्ली बिफोर द वाटर बॉइल्स। तो सब कुछ पानी के बॉइलिंग पे लेना देना है, हम नहीं चाहते पानी बॉयल ऑफ करके खत्म। तो प्रेशर कुकर में देखिए, लिखिए इसको अपने वर्ड्स में जो मैंने समझाया। सर इस क्वेश्चन के लिए भी हम ग्राफ बनाए अभी? उसी ग्राफ में शो कर लो ना, हर एक के लिए अलग अलग ग्राफ थोड़ी ना बनाओगे। उसी ग्राफ में देखो, मैंने 1 ATM का 2 ATM भी शो करा हुआ है और माउंटेन भी शो करा हुआ है। तो प्रेशर कुकर को आप 2 ATM की जगह प्रेशर कुकर शो कर दो यहाँ, 2 ATM की जगह यू कैन शो प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ गया और माउंटेन में प्रेशर कम हो गया, ऐसे शो कर दो। पेपर में इन एनी केस आपको ये ग्राफ बनाना नहीं होगा, आपको सिर्फ लिखना होगा। आप सिर्फ ये लिख देना कि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और पानी आसानी से बॉयल ऑफ नहीं होता, और खाने को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है प्रॉपर्ली बनने के लिए। माउंटेन्स पे इसका उल्टा हो रहा है ना, माउंटेन्स पे पानी जल्दी उड़ जाता है। अब माउंटेन पे तुम राइस बना रहे हो, बनेगी नहीं, पानी डालते रहना पड़ेगा, हर 2-2 मिनट में पानी डालते रहो, पानी डाला उड़ गया, पानी डाला उड़ गया, क्योंकि वहां बहुत जल्दी बॉइलिंग हो रही है माउंटेन्स पे। प्रेशर कुकर में यही फायदा है, प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग नहीं होगी, पानी इतनी जल्दी नहीं उड़ेगा। थोड़ा सा सोचिए, समझ में आएगा। लेकिन सर लेकिन मैंने तो सर अपने घर में खुद भी देखा हुआ है कि जैसे कभी कभार जब चावल बनते हैं तब पानी डलता है, वो ओपन, कभी कभार मतलब ओपन जो पतीले में बनते हैं मैम, जैसे। ये नहीं कहा, राइस एक ऐसी चीज है जो ओपन में बन सकती है, पर उसमें आपको फिर पानी ज्यादा लेना पड़ता। राइस फिर भी आप बना सकते हो, ओपन में बना सकते हो, पर दाल है जैसे, दाल के लिए तो ऑब्वियसली एडवाइस करा जाता है कि प्रेशर कुकर में बनाएं, क्योंकि दाल को टाइम ज्यादा चाहिए हो, ज्यादा टाइम तक उसको पानी में पड़े रहना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर्ली कुक हो पाएगी। तो ओपन में अगर तुम बना रहे हो दाल तो तुम्हें दिक्कत आएगी, इफ यू आर कुकिंग दाल इन दिस, तो उसमें क्या है, तुम्हें पानी डालते रहना पड़ेगा। या और कोई चीज, सपोज राजमा बना रहे हो, उसमें और ज्यादा टाइम चाहिए होता है, ओपन में बनाओगे तो बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि उसको बहुत देर तक पानी में पड़े रहना होता है। तुम उसको ओपन पैन में रखोगे, पानी उड़ता रहेगा, उड़ जाएगा, बॉयल ऑफ, फिर तुम्हें डालना पड़ेगा, या पहले से ज्यादा पानी लेना पड़ेगा। तो बेटर है ना, हम क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इट इज इम्पॉसिबल, आप बात को समझिए, हम ये नहीं कह रहे ओपन में इम्पॉसिबल, प्रेशर कुकर में इट विल बी इजियर, क्योंकि आपको पानी कम लेना पड़ेगा और बारी बारी पानी डालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उड़ेगा नहीं ना। प्रेशर कुकर में पानी बॉईल नहीं होगा इतनी आसानी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है,
100 डिग्री तो तुम फिर भी 10-15 मिनट में अटेन कर ही लोगे। 10 मिनट तुमने चावल बनने रखे ओपन पैन में, 10-15 मिनट में पानी बॉईल होने लगे, तुम्हें गैस कम करनी पड़ेगी, उसको फुल पे नहीं रख पाओगे। कभी मदर से पूछना, जब चावल बना रहे हैं कि उसको बिल्कुल फुल पे रख दो गैस को, चावल बनने नहीं होगा। 10 मिनट में पानी खत्म, 10-15 मिनट में पानी बॉईल होगा, 100 डिग्री आ जाएगा ना टेम्परेचर, पानी बॉईल हो जाएगा। तो तुम्हें गैस सिम करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। पर प्रेशर कुकर में चिंता नहीं है, क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है 250 डिग्री, तो तुम्हें चिंता नहीं है कि पानी मेरा 100 डिग्री पे उड़ जाएगा। 100, 150, 200 बहुत देर बाद जाके पानी बॉईल होगा, तब तक आपका खाना बन जाएगा। तो इट विल बी इजियर। बताइए कोई कंसर्न? ये दो इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक टॉपिक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो दोबारा सुन लेना चाहे। एक और इसी में टॉपिक है, थर्ड रीजनिंग क्वेश्चन। ये दोनों तो बॉइलिंग पॉइंट वाले को लेके थे, अब मेल्टिंग वाले की बात। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आइस स्केटिंग इज पॉसिबल। आइस के ऊपर कैसे स्केटिंग कर सकते? किसी ने करी है, नहीं करी, देखा है? आइस स्केटिंग भी एक चीज होती है, आइस के ऊपर स्केटिंग करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें इज पॉसिबल करते, मतलब आइस है, आइस के ऊपर स्केटिंग कर लो, क्या दिक्कत? अब देखिए, कोई कहता है हम तो सड़क पे भी स्केटिंग करते हैं, घर में स्केटिंग कर सकते हैं, तो इसमें आइस के ऊपर स्केटिंग में क्या दिक्कत? जो आप स्केटिंग करते हैं, वो जो स्केट्स होते हैं उसमें व्हील्स होते हैं। आप जो स्केटिंग कर रहे हैं घर में, सड़क पे, पार्क में कहीं, तो वो स्केट्स में व्हील्स होते हैं। अब व्हील्स है, व्हील से तो स्केटिंग कर सकते हो, क्या दिक्कत है? पर जो आइस स्केटिंग होती है उसमें व्हील्स नहीं होते। आइस स्केटिंग में जो स्केट्स होते हैं, देयर आर नो व्हील्स। इसमें इस तरीके का होता है, ब्लेड होता है एक पतला सा। ये कैसे चल सकता है? व्हील्स तो है ही नहीं। अब क्वेश्चन समझो मेरा, आइस स्केटिंग में जो स्केट्स हैं इनमें व्हील्स ही नहीं है। अब पहिया ही नहीं है तो ये कैसे चलेगा? ये तो कुछ बोट के जैसा हो गया। बोट होती है जैसे, बोट में भी पहिए नहीं होते ना, बोट चलती है, बोट चलती है ना बिना पहियों के, पर बोट तो पानी में चलती है। ये तो आइस की बात करते हैं, आइस के ऊपर कैसे चलती? देखिए होता क्या है, सुनिएगा प्लीज लिसन। ये जो आइस स्केटिंग वाले स्केट्स होते हैं ना, इनमें नीचे ब्लेड लगा होता है, पतला होता है। आपका जो शू है उसके नीचे स्केट जो होगा उसमें ब्लेड होगा, जो बहुत पतला होगा। अब जब आप इसके ऊपर खड़े होंगे तो आपका वेट पड़ेगा, और ये नीचे जो ब्लेड लगा हुआ है इसका एरिया बहुत कम है। कुछ ऐसे मानो जैसे पेंसिल यहां से पतली है बिल्कुल। अब मैं इसको रखता हूं अपने हाथ पे, दबाता हूं तो मेरे को हर्ट होता है। क्यों? सर एरिया बहुत कम सर है, सर एरिया इसलिए कम फोर्स है, ज्यादा pressure होगा। प्रेशर ज्यादा है। लगेगा। हाँ, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। ये ब्लेड्स पतले हैं, एरिया इज वेरी लेस, तो उससे क्या हो रहा है? सर So प्रेशर pressure is more. हाँ, प्रेशर बहुत पड़ रहा है आइस के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर, आइस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर। कोई कहता है ठीक है पड़ रहा है, तो पढ़ने से क्या होगा? प्रेशर पढ़ने से, देखिए प्रेशर बढ़ने से क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो प्रेशर बढ़ने से आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम, और वो आइस मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, यानी अब वो और जल्दी मेल्ट कर जाए। प्रेशर पड़ने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो वो आइस जल्दी मेल्ट हो जाएगी और आसानी से मेल्ट। कोई चीज कम हो गई तो उसको अटेन करना आसान होगा ना।
मैंने कहा टेस्ट में पासिंग मार्क्स कम कर दिए, 33% की जगह 20% कर, अब आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा पास होना। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, प्रेशर पड़ा आपके स्केट से आइस के ऊपर, बहुत हाई प्रेशर पड़ा क्योंकि स्केट्स के नीचे ब्लेड लगा, पतला सा बिल्कुल जैसे पेंसिल के नीचे ये शार्प, ऐसे ही उसमें नीचे ब्लेड लगा, एरिया बहुत कम है, प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया यानी अब आइस जल्दी मेल्ट। पर ये सारी आइस मेल्ट नहीं होगी, क्यों? कोई कहता है सारी आइस क्यों नहीं मेल्ट होगी? सारी आइस पे थोड़ी ना प्रेशर पड़ा, प्रेशर सिर्फ किस पे पड़ा है? प्रेशर सिर्फ उसी पोर्शन पे, इस पोर्शन पे पड़ा है, तो इस पोर्शन की आइस मेल्ट, जो आपके स्केट्स के नीचे है बिल्कुल वहां पतली सी जो लेयर है, ये आइस मेल्ट। ये क्यों मेल्ट हुई? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर पड़ा और प्रेशर पड़ने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया और ये आइस मेल्ट हो गई। क्या बना? पानी बना। और दिस लिक्विड will act as this liquid H2O, this acts as a lubricant। ये आपको एक लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है और ये आपको आगे स्लाइड करने देता है। पानी है, पानी पे तो हमें पता है फिसल जाते हैं, तो ये जो पानी बना ना, ये हमें आगे स्लाइड करने देता है। इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट जो हमें आगे जाने देता है। और जहां कोई कहता है हम आगे चलेगा तो पानी नहीं है वहां पे, आप आगे जाओगे वहां पे प्रेशर पड़ेगा, वहां पे भी पानी बन जाएगा, और आगे जाओगे वहां पे पानी बनेगा। तो आप इमेजिन करो जहां जहां आप जाओगे आपके स्केट के नीचे की आइस मेल्ट करती जाएगी, पानी बनता जाएगा और वो पानी आपको स्लाइड करने में हेल्प करेगा। सॉलिड के ऊपर अगर आइस बिल्कुल परफेक्टली सॉलिड होगी, कोई मेल्ट नहीं, तो आप उसके ऊपर ऐसे स्केटिंग नहीं कर सकते। वो आपके स्केट, आप नॉर्मल खड़े हो तो आप स्केटिंग नहीं कर पाओ, आपको स्पेशल स्केट्स पहनने पड़ते। ये जो स्केट्स होते हैं इनमें ब्लेड होता है, कभी देखना या नेट पे सर्च करना, आइस स्केटिंग के जो स्केट्स होते हैं इनमें नीचे ब्लेड होता है जिसका एरिया बहुत कम हो। एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा पड़ता है, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और आइस जल्दी मेल्ट कर जाएगी। ठीक है ना? इधर जा रहा है ये आगे। अब जब ये इधर जाएगा आगे, मान लो स्केटिंग करते हुए आगे आ जाएगा, तो क्या होगा? कोई कहता है यहाँ तो पानी नहीं है, अब यहाँ कैसे आगे जाएगा? नहीं ना, यहाँ सेम फिनोमेना होगा, प्रेशर पड़ेगा आइस पे तो ये इसके नीचे वाली जो आइस है ये मेल्ट कर जाएगी, तो ये लिक्विड बन जाएगा आगे। और लिक्विड एक लुब्रिकेंट, पानी पे जैसे स्लिप कर जाते हैं, पानी पे बोट चलती है ना, बोट को कोई पहियों की जरूरत थोड़ी ना होती है, यहाँ पे भी व्हील्स की जरूरत नहीं, बोट वाला लॉजिक आ गया। और एक और चीज समझिए, जब आप आगे चले जाते हैं, देखिएगा यहाँ पर, जब आप आगे चले जाते हैं स्लाइड करके, तो यहाँ पे से प्रेशर, अभी भी प्रेशर पड़ रहा है क्या यहाँ पर? नो सर। नो प्रेशर सर। हट गया, प्रेशर हट गया तो ये जो पानी बना था ये वापस फ्रीज कर जाएगा। वो मेल्ट क्यों करा था? वो प्रेशर पड़ने की वजह से मेल्ट करा, आपने गर्म थोड़ा ना करा था उसको, वो तो प्रेशर पड़ने से मेल्ट हुआ था, वो प्रेशर हट गया तो दिस वाटर विल refreeze after the skate moves ahead। जब स्केट आगे चला जाएगा तो वो वापस पानी फ्रीज हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम आइस स्केटिंग करते करते पूरे उसमें घूमते रहे तो सारा पानी पानी हो गया, नहीं, ये हर तरफ पानी बन गया। आप जहां से स्केट करते हुए जाएंगे आपके पैर के नीचे पानी बनता जाएगा और जब आप आगे जाएंगे वो वापस पीछे पीछे फ्रीज होता जाएगा। कोई कहता है फ्रीज क्यों हो रहा है? फ्रीज क्यों हो रहा है तो उससे पहले बताओ वो मेल्ट क्यों हुआ था? मेल्ट हुआ था प्रेशर पड़ने से। कोई कहता है प्रेशर पड़ने से कैसे मेल्ट हो गया? पूरा डायग्राम में यही समझाया मैंने आपको, प्रेशर से भी तो चेंज हो सकता है, प्रेशर भी तो डिसाइड करता है। तो प्रेशर पड़ने से मेल्टिंग हुई थी, प्रेशर हट गया तो वापस रीफ्रीज हो जाएगा।
इस फिनोमेना को स्टार मार्क करके लिख लीजिए। जब हम स्केट करते हुए आगे निकल जाते हैं तो प्रेशर हट गया, जहां से वहां का जो पानी बना था वो वापस रीफ्रीज कर जाता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं रेगुलेशन। दिस फिनोमेना ऑफ रीफ्रीजिंग इज कॉल्ड एज रेगुलेशन। This phenomena of refreezing of water after the pressure has been removed, after the skates have moved ahead, then the water will refreeze. This is called as regulation. तो ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 1, 2 and 3। कोशिश करेंगे कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक जल्दी दे दें, so that tomorrow you can go through it again. ठीक है, हो सकता है आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, डोंट वरी। अभी तक जो भी करा रहे हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ डाउट होगा, एक बार दोबारा गो थ्रू करो इसको। ट्राई एंड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, ट्राई एंड ड्रॉ दिस डायग्राम प्रॉपर्ली अगेन। दोबारा बताना वो फिनोमेना, रेगुलेशन, नाम बता दो एक बार। रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब है जब तुम आइस के ऊपर प्रेशर हटा लोगे, जब तुमने पैर आगे कर लिया तो यहां से प्रेशर हट गया, प्रेशर हट गया तो जो वो मेल्ट हुई थी, पानी बना था, वो पानी अपने आप वापस फ्रीज हो जाएगा। कोई पूछता है क्यों फ्रीज हुआ, वो कैसे फ्रीज हुआ, तो पहले ये बताओ वो मेल्ट क्यों हुआ था? प्रेशर पड़ने से, स्केट की वजह से बहुत हाई प्रेशर पड़ा था। कभी करके देखना, क्या एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक आइस का क्यूब ले लो, एक आइस क्यूब ले लो, घर में करके देखना। एक पेंसिल ले लो, पेंसिल लेके इसको आइस क्यूब के ऊपर दबाओ, ठीक है ना, जोर से दबाओ। जहां तुम दबाओगे तुम देखना वहां पर आइस मेल्ट हो जाएगी, पानी बन जाएगा। तुम इसको दबाओगे ना तो वहां पानी बन जाएगा। तुम कहते हो ये आइस तो तब मेल्ट करनी चाहिए जब मैं गर्म करूं इसको, पर देखिए आप जहां इस पे प्रेशर डालेंगे वहां से ये बहुत जल्दी मेल्ट कर। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, वो और जल्दी मेल्ट होने लगता है। करके देखिएगा, कोई और चीज ले लो, कोई स्पून ले लो, फॉर्क ले लो, उसको लेके आइस क्यूब के ऊपर दबाओ, जहां पे वो तुमने दबाया हुआ होगा वहां से वो आइस जल्दी मेल्ट कर। और जब तुम वो प्रेशर हटाओगे तो वो मेल्टेड वाला जो पानी है वो वापस फ्रीज कर जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होता है आइस के। बताइए और कोई कंसर्न? सर इसीलिए माउंटेन्स पे आइस जमी रहती है कि वहाँ पे प्रेशर लो होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो फिर आइस मेल्ट नहीं होती जल्दी। इतना ज्यादा फर्क नहीं है, देखो हाँ यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट में ये नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ठीक है थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, इट इज नॉट कि 0 से -20 -30 ऐसा नहीं, ठीक है ना। प्रेशर अगर माउंटेन्स पे कम होगा तो थोड़ा सा, हाँ चलो थोड़ा सा एडवांटेज होगा, बट बहुत ये नहीं है कि यही एक ओनली रीजन। माउंटेन्स पे टेम्परेचर कम होता है, 0 से कम होता है, ठीक है, प्रेशर भी थोड़ा कम है, तो वो एक एडेड एडवांटेज है, बट दैट इज वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल पॉइंट। सर तो फिर कई बार जब आइस स्टिकी भी होती है ना काइंड ऑफ, तो उसका भी रीजन होता है उस पे प्रेशर बहुत कम होगा, तो इसलिए क्या होती है आइस? सर कई बार मतलब थोड़ी सी स्टिकी टाइप हो जाती है, लिक्विड बन जाता है, लिक्विड बन जाएगा, पानी है, पानी स्टिक करेगा, दैट इज ड्यू टू वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब वो मेल्ट करेगी पानी बनेगा, पानी फिर स्टिकी हो जाएगा। बट जो हम यहाँ पे बना रहे हैं वो देखो ना, आइस स्केटिंग का रीजन बता रहे हैं। आइस स्केटिंग का रीजन समझो क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा गो थ्रू करिएगा, तो जो कुछ गैप रह गए हैं तो वो क्लियर हो। कोई वैल्यूज यहाँ पे आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था 250 या 50 डिग्री, वैल्यूज सिर्फ ये 2 याद रखें। दीज आर द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट। प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है ये, माउंटेन्स पे कम हो जाता है, पर कोई वैल्यू 250 या 50 आपको बोलने की जरूरत, ठीक है।